नमस्कार। न्यूज 24 यूपी उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि अब सरकार को ग्रैब 4 के तहत कुछ पाबंदियां लागू करनी पड़ी हैं। हालांकि ये हाल सिर्फ दिल्ली एनसीआर का नहीं, देश के कई कोनों में ऐसे ही हालात हैं। प्रदूषण से लोगों का हाल बेहाल हो रहा है। तो चलिए आज इन्हीं तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि बढ़ते प्रदूषण के समय हम अपना ख्याल कैसे रखें, खुद का बचाव कैसे रखें और जिन लोगों को सांस लेने में तकलीफ आ रही है या आंखों में जलन हो रहा है, इस तरह की कई सारी परेशानियां सामने आ रही है, वो अपना खास ख्याल कैसे रखें। तो चलिए इसी पे चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर रमनजीत सिंह जी, त्वचा रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी जी, सीनियर फिजिशियन पटना, दीवान सिंह जी, पर्यावरणविद, जगदीश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, प्रोफेसर राकेश चंद्र जी, पर्यावरणविद, लखनऊ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहला सवाल दीवान जी से लेना चाहूंगी। दीवान जी अभी हमारे साथ जुड़े हैं। दीवान जी, जिस तरह से प्रदूषण का कहर देखने को मिल रहा है, हालात इतने बुरे होते जा रहे हैं, आखिर हवा इतनी जहरीली क्यों होती जा रही है? देखिए, हवा में प्रदूषण तो प्रदूषण के सोर्सों से ही आएगा, जैसे कि हम्म। व्हीकल्स का हुआ। दिल्ली का, अगर आप दिल्ली, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ तो दिल्ली का आपको बेहतर उदाहरण दे पाऊंगा। जी। वैसे दिल्ली का पूरा असर हरियाणा और यूपी का है, और दिल्ली और यूपी का आपस में लेना देना, वो उसको प्रदूषण देता है, वो उसको देता है। लेकिन प्रदूषण के सोर्स सबसे महत्वपूर्ण है इस केस में। और अब देखिए, दिल्ली उत्तर भारत में सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड दिल्ली शहर है। हम्म। और इसके अंदर व्हीकल्स इतने ज्यादा है कि इतने बाकी तीनों मेट्रो जो इंडिया के हैं, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, इन तीनों के मिला के इनसे ज्यादा व्हीकल अकेले दिल्ली में। हम्म। और अभी जो स्टडीज आई हैं उससे भी पता चल रहा है कि 50% से ज्यादा पोल्यूशन दिल्ली के अंदर, दिल्ली के व्हीकल्स का है। तो सोर्सेज की जब तक बात है, जब तक तो दिल्ली का अपना पोल्यूशन बहुत है। और हम्म। इसी तरह दिल्ली के आसपास जितने शहर डेवलप हो रहे हैं, नोएडा, जी। गाजियाबाद, और इधर फरीदाबाद, गुड़गांव, उधर सोनीपत, कुंडली, बहादुरगढ़, इन सब में ये सब एक तरह से दिल्ली का हिस्सा है, क्योंकि इनको दिल्ली के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाई गई है इनकी। तो हम्म। दिल्ली का हिस्सा है हवा के लिए। तो अगर आपके बीच में कोई बफर जोन नहीं है तो हवा के लिए तो वो एक ही शहर है। जी। तो तो गाजियाबाद, नोएडा की अगर प्रदूषण हवा चल रही है तो इनकी हवा आ जाएगी दिल्ली में, और उधर हम्म। प्रदूषण चल रहा है तो दिल्ली की हवा चली जाएगी गाजियाबाद, नोएडा में। तो इस तरह करके आपस में लेन देन बना रहता है। पर सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जब इतना बड़ा हम्म। शहर दिल्ली बस चुका है, तो उसके हम्म। आसपास में नोएडा, गाजियाबाद बिना बफर जोन के क्यों बसने दिए? यह उत्तर प्रदेश सरकार को भी सोचना चाहिए था, और यह दिल्ली की सरकार हम्म। को भी सोचना चाहिए था कि कोई सी भी सरकार ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया है कि लगातार इतना बड़ा शहर नहीं बनाते हैं। हम्म। अब होता क्या है कि सर्दियों में, अब गर्मियों में तो पोल्यूशन, गर्म हवा, तो उसकी जो इन्वर्जन लेयर है उसका लेवल काफी ऊपर तक होता है कि भाई जो पोल्यूशन है वो काफी जी। ऊपर तक चला जाता है और मिक्स हो जाता है, हवा के अंदर डाइल्यूट हो जाता है, और फिर दूर जाकर दूर प्रदेशों के खेतों में चला जाता है। लेकिन हम्म। सर्दियों में वो इन्वर्जन लेयर नीचे होती है, तो पोल्यूशन ऊपर की लेयर में नहीं जा पाता, तो नीचे नीचे रह जाता है, कंसंट्रेट हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें दिक्कत प्रदूषण से ये है कि प्रदूषण डिस्पर्स नहीं हो पा रहा है। हम्म। हमें प्रदूषण से दिक्कत नहीं है कि प्रदूषण क्या जनरेशन उत्पादन हो रहा है, इस बात से ना तो यूपी वालों को दिक्कत है ना दिल्ली वालों को दिक्कत है, किसी को दिक्कत नहीं है। दिक्कत इनको बस इस बात से कि ये प्रदूषण डिस्पर्स क्यों नहीं हो रहा है यहाँ से। क्योंकि सर्दियों में हम बोलते हैं प्रदूषण तो गर्मियों में हम्म। निकलता है, लेकिन गर्मियों में डिस्पर्स हो जाता है। तो जब तक हम, ये सरकारें इस बात पर चिंतित नहीं होंगी कि हमें प्रदूषण का जनरेशन, प्रदूषण का उत्पादन रोकना है, हम्म। तब तक इसका सॉल्यूशन निकलना मुश्किल है। तो जी। इसीलिए इस डिस्पर्सन में सबसे बड़ा फैक्टर क्या आता है, आप ये सोचिए। हम्म। शहर अगर छोटा है, जैसे गांव है, हम्म। गांव का उदाहरण लीजिए, गांव के अंदर प्रदूषण के दिन बहुत कम होंगे। चाहे जी। आप उसके अंदर कितने जनरेटर और ट्रैक्टर चला लीजिए, लेकिन प्रदूषण के दिन बड़े कम होंगे एक शहर के मुकाबले। बिल्कुल। क्योंकि क्योंकि छोटी छोटे हैबिटेशन में, छोटी बसावट में प्रदूषण बहुत जल्दी डिस्पर्स हो जाता है आसपास की खुली जगहों के साथ। जो खेत खलिहान वाली जगह हैं गांव के आसपास, हम्म।
उनके साथ जल्दी डिस्पर्स हो जाए, हवाएं चलेंगी और डिस्पर्स हो गया, तो डाइल्यूट हो गया गांव का पोल्यूशन। लेकिन शहर के अंदर अगर हवाएं नहीं चल रही हैं सर्दियों में जैसे होता है, तो जी। पोल्यूशन डिस्पर्स नहीं हो पाएगा, उसमें डिस्पर्स होने में कई दिन लग जाएंगे, तब तक पोल्यूशन वही कंसंट्रेट होता रहेगा। कंसंट्रेट होगा तो आपके लिए गैस चैम्बर बन जाएगा। इसीलिए प्रदूषण की समस्या सारी शहरों में ही अधिकतर आती है, क्योंकि शहर इसको ट्रैप करते हैं। तो जितनी बड़ी जगह होगी, जितनी बड़ी आबादी होगी, जितना बड़ा विस्तार होगा किसी शहर का, उतना ही उससे कई गुना ज्यादा वो ट्रैप करेगा पोल्यूशन को। मतलब अगर हाँ शहर 1 यूनिट बड़ा है और अब शहर 2 यूनिट हो गया है, सपोज शहर 2 यूनिट है, अब वो 4 यूनिट हो गया है, तो जो पोल्यूशन ट्रैप करेगा वो 8 गुना करेगा। आप समझिए, बड़ा 2 गुना है, लेकिन प्रदूषण ट्रैप 4 गुना या 8 गुना कर रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको। तो अभी ये वही आंकड़े चल रहे हैं जो अभी मौजूदा समय में हालात है यहाँ के। है जी, समझा नहीं मैं बात। जी, जी मेरा सवाल है आपसे कि अभी जो जिस तरह के हालात चल रहे हैं, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है लगातार, तो क्या ये शहरीकरण की वजह से हो रहा है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पहचाना। बहुत कम लोग इस बात को पहचान पाते हैं। शहरीकरण में सबसे ज्यादा संसाधनों की खपत होती है। करीब एक टिपिकल गांव के मुकाबले 30 गुना ज्यादा संसाधन आपके शहर में खपत होते हैं। आपको शहर में ज्यादा व्हीकल चाहिए, गांव के अंदर आपको इतनी कम्यूटिंग के लिए इतने व्हीकल की जरूरत नहीं है। गांव के अंदर तो आपको साइकिल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप पैदल चले जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन शहर में आपको गाड़ियों की जरूरत है, आपको वहां हॉस्पिटल है, वहां आपका क्लब है, वहां आपका नौकरी है। लेकिन गांव की जिंदगी में ऐसा ये सब जरूरतें नहीं होती है। तो इसीलिए शहर के अंदर आपको बहुत ज्यादा खपत होती है संसाधनों की, तो संसाधनों की खपत ज्यादा होती है, तो उसी हिसाब से शहर में प्रदूषण का उत्पादन भी ज्यादा होता है। शहरीकरण सबसे बड़ा फैक्टर है इसका। और इंडस्ट्रीज भी जितनी है, चाहे वे शहर से दूर बसी हो, वे चलती शहर के लिए है, क्योंकि सबसे ज्यादा खपत शहर में है। शहरों को फीड करने के लिए इंडस्ट्री है। इसी तरह नदी है, पानी है, सब इसका अधिकतर प्रदूषण शहरों से लेना देना है। खैर ये बातें बहुत दूर तक चली जाएंगी। शहरीकरण का विस्तार रोकना बहुत जरूरी है। कोई भी शहर जितना कंपैक्ट होगा, ये तो स्टडीज भी आई हैं, एक एशियन यूके के एक आर्किटेक्ट का नाम मैं भूल गया, उन्होंने कहा था कि कंपैक्ट सिटी, शहर जितने कंपैक्ट होंगे उतने वे मैनेजेबल होंगे हर लिहाज से। तो शहर का विस्तार होना, और जो ये दिल्ली के साथ में जो विस्तारीकरण हो रहा है, ये तो समझ लिए खतरनाक है। उन नोएडा गाजियाबाद के लिए भी खतरनाक है, और वो दिल्ली के लिए भी खतरनाक है, क्योंकि बफर जोन है नहीं, तो वो कहाँ से वो पोल्यूशन डिस्पर्स होगा। चलिए ठीक है दीवान सिंह जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करना चाहूंगी डॉक्टर रमनजीत सिंह जी का। डॉक्टर रमनजीत जी, अगर बात करें प्रदूषण की, तो प्रदूषण की वजह से स्किन रिलेटेड क्या क्या इश्यूज आते हैं? त्वचा के लिए कितना हानिकारक है ये? देखिए, पोल्यूशन जैसे कि लंग्स के लिए, ओवरऑल बॉडी के लिए, हार्ट के लिए, हर चीज पे इफेक्ट है इसका। ऐसे ही स्किन पे भी बहुत मेजर इफेक्ट हमने देखा है जो पोल्यूशन की वजह से होता है। पोल्यूशन होता किस कारण है? बहुत अलग अलग केमिकल्स होते हैं, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड है, सल्फर ऑक्साइड है, ये सब पोल्यूटेंट्स हैं जो कि एयर के अंदर आजकल बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जा रहे हैं। तो ये जो है अगर स्किन पे आते हैं तो इनसे क्या क्या बीमारियां होती हैं उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। फोरमोस्ट इज एक्ने, जिसको अगर पिंपल्स की टेंडेंसी है, ये पोल्यूटेंट्स जो होते हैं स्किन के पोर्स को बंद कर देते हैं। इसकी वजह से एक्ने का फ्लेयर देखा गया जी, बहुत तेजी से पिंपल्स बढ़ जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या करता है? अर्ली एजिंग करता है जी। हमारी जो स्किन है वो डल होने लगती है, झुर्रियां जल्दी आने लगती हैं, झाइयां पड़ जाती हैं, और फोटो डैमेज जिसे बोलते हैं वो मतलब अर्ली सेट इन हो जाता है पॉल्यूटेंट्स की वजह से। इसके अलावा अगर हम इससे नहीं बचाव करते तो आगे चल के स्किन कैंसर्स की भी मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? एक तो ऑक्सीडेंट्स उधर से आ रहे हैं उसके कारण, प्लस जो अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है वो इतनी हार्श हो जाती है पॉल्यूटेंट्स के कारण कि वो नॉर्मल स्किन को अगर हम ख्याल नहीं रखें तो उसमें पूरे चांसेस होते हैं कि स्किन कैंसर के भी वो मात्रा बढ़ सकती है।
सो ये जी। मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम अर्ली एजिंग हो गया, एक्ने हो गया, बेसिकली एनी स्किन डिसऑर्डर्स अगर किसी को है, किसी को अपना एटोपिक डर्मेटाइटिस है जो कि एक एलर्जिक कंडीशन है, तो ये इनका भी फ्लेयर देखा गया है पॉल्यूटेंट्स की वजह से। चलिए ठीक है डॉक्टर रमन जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करना चाहूंगी वरिष्ठ पत्रकार जगदीश शर्मा जी का। जगदीश जी, अगर बात करें बढ़ते प्रदूषण की, तो बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने क्या क्या पाबंदियां लागू कर दी है? ऐसा है सभाजी, पाबंदियां तो जी। कितनी भी लगा दो उसका फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कि आप पोल्यूशन को जो कॉज है, रीजन है जिनकी वजह से कि वो बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल नहीं करेंगे। पाबंदी लगाने से क्या हो जाएगा, आप थोड़े दिन जो है ऑड इवन गाड़ी का वो चालू करवा दीजिए कि भाई आधी गाड़ी रह जाएगी सड़कों पर, लेकिन गवर्नमेंट ये चीज इस लेवल पर ही क्यों नहीं सोचती कि हमारी सड़कों की कैपेसिटी क्या है, उस पर कितनी व्हीकल एक साथ आ सकती है, कितने चलेंगे और कितने खड़े होंगे, तो उनको मार्केट में कितने व्हीकल निकालने हैं। आज नई नई इंडस्ट्री को, नई नई कार कंपनियों को जो है लाइसेंस दिए जा रहे हैं, वो अपनी तरह तरह की बना के कारें सड़कों पे उतार रहे हैं और तेजी से कारें बढ़ रही है। मैं अखबारों में पढ़ता रहता हूँ अक्सर कि इस महीने 1.5 लाख कार बिकी, इस महीने 1.25 लाख कार बिकी। तो ये जाती कहाँ है कारें, ये सड़कों पर ही चलती है, इन्हीं सड़कों पर। तो जब ये एक सड़क पर पहले 10 कारें चलती थी, आज अगर वहां 100 कारें चलती है तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि वहां कितना धुआं निकलेगा, कितना पॉल्यूशन होगा। ये असल में हमारी पॉलिसी के लेवल पर खामी है। जब हम अर्बनाइजेशन की पॉलिसीज तय करते हैं तो उसमें सड़क बढ़ाना, बिल्डिंगें बढ़ाना, पार्क बढ़ाना के नाम पर जो है जगह छोड़ देना, ये सब चीजें तो करते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि इनके इम्पैक्ट क्या होने जा रहे हैं, फ्यूचर के लिए क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कितना पोल्यूशन बढ़ जाएगा। पोल्यूशन के जितने भी स्रोत हैं उनको काउंट नहीं करते, तो इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम आती है। और एनसीआर, पूरा एनसीआर और जयपुर भी मिला ले हम, और एनसीआर के उधर के यूपी और हरियाणा के डिस्ट्रिक्टों को देख ले कुछ को, तो हालत बहुत ज्यादा खराब है। ये बहुत कंजेस्टेड एरिया हो गया, ये पूरा का पूरा इतना कंजेस्टेड हो गया है कि आप यहाँ से दिल्ली तक जाइए, आपको बहुत कम जगह मिलेगी जो कि खाली है, या ग्रीनरी है, या खेत है, या हरियाली का कुछ वो बना हुआ है। बाकी तो सारा इंडस्ट्री है, या होटल है, या मकान है। और आप किसी भी मकान के सामने देख लीजिए, भले ही वो कच्चा होगा लेकिन उसके सामने भी 2-3 गाड़ियां खड़ी मिलेंगी आपको। तो ये सोचना होगा हमारे जो शहरीकरण के जितने भी कर्णधार है ना, जो पॉलिसी बनाते हैं, अर्बनाइजेशन के चीजों को कंट्रोल करते हैं, उनको देखना पड़ेगा कि हमको किस तरीके का डेवलपमेंट चाहिए। डेवलपमेंट ये है क्या जिसमें कि आप एक एक शहर को जो है भट्टी बना के रख देंगे? जिएंगे कैसे? आप डेवलपमेंट तो कर रहे हो लेकिन आदमी तो जी नहीं पा रहा है, जानवर तो जो है सांस ही नहीं ले पा रहा है। ऐसी सूरत में हमको सरकार को इस लेवल पर दोष देना चाहिए, या सरकार को हम सुझाव देना चाहते हैं कि वो ऐसी पॉलिसी बनाए। अब सबके ऊपर स्ट्रेस से देखिए आप, मेडिकल के अभी हमारे डॉक्टर साहब मित्र बता रहे कि कितनी तरीके की बीमारियां हो जाती है इस पॉल्यूशन से, कितने तरीके की प्रॉब्लम सड़कों पर है, एक्सीडेंट की प्रॉब्लम है इनकी वजह से। तो ये सारी मिलकर आप जान लेने का काम कर रहे हैं, बजाय कि जीवन को और सुविधाजनक बनाने के या आसान बनाने के, उल्टा जान लेने का काम कर रहे हैं। और डेवलपमेंट आजकल का इस ढंग का ही हो गया है, तो ये पॉलिसी के लेवल पर ठीक किया जाना चाहिए। जी जगदीश जी, अगर बात करें तो ऐसा अक्सर होता है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसी 3 महीने में सबको पॉल्यूशन का सबको याद आती है और सब प्रदूषण के बारे में इसी समय में बात करते हैं। ऐसा क्यों, और इसी वक्त प्रदूषण इतना ज्यादा क्यों बढ़ जाता है? देखो सभा में जब चीजें सामने आती है ना, जब सामना पड़ता है किसी भी चीज का, तभी ये याद आती है। और अभी मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी थोड़ी आ रही है, उसकी वजह से जो है हवा में जो कण है, कार्बन डाइऑक्साइड के कह दीजिए आप, या जो भी हवा में धूल के कण है, ये साइंटिफिक लोग ज्यादा बेटर बताएंगे, वो कण है वो ऊपर नहीं चढ़ पाते क्योंकि ऊपर हवा और ज्यादा ठंडी होती जाती है। वो नहीं चढ़ पाते तो वो शहर के नजदीक ही रहते हैं, उससे ये प्रदूषण फैलता है।
ये हट नहीं पाता, तेजी से साफ नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे डाइऑक्साइड जितने भी हैं उन ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करते, डाइऑक्साइड को कंज्यूम नहीं कर पाते, सोख नहीं पाते, इसलिए ये बना रहता है, एयर में बना रहता है। और एयर में बने रहने के ये सारी चीजें मैं एक ही बात वापस रिपीट करता हूँ अपनी बात, ये साइंटिफिक तरीके से जो चीजें बननी चाहिए, ये केवल डेवलपमेंट के नाम पर जितने भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज है शहरों की, बड़े जैसे हमारे जयपुर में देखिए, तो जयपुर में जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये मकान तो खड़ा कर देते हैं, पर इतनी सी तो पॉलिसी बना लेते हैं कि हमको इतनी जमीन क्लियर करनी है, वहाँ इतने रोड निकालने हैं, इतने बिजली के खंभे लगाने हैं, इतना सीवरेज सिस्टम देना है, ये तो सब कर लेते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं इन मकानों के बीच से जो एयर पोल्यूशन डेवलप होगा वो उसको कहाँ रिलीज करेंगे, उसके लिए क्या इंतजाम किया जा रहा है। जयपुर शहर में तो हाल ये है कि अगर 1000 छोटे बड़े जो है पार्क की कंडीशन देखें आप, तो उसमें से 40% से लेकर 50% तो कहीं बिल्कुल उजाड़ पड़ा हुआ है, उसमें कुछ हरियाली है ही नहीं, पेड़ ही नहीं है, बस जगह बना रखी है कि भाई ये ग्रीनरी होगी यहाँ पर, ये जो है प्योर एयर के लिए एक लंग्स का काम करेगा। और 50% ऐसे हैं जिनमें कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं है कि हरियाली हो, थोड़े बहुत पेड़ लगे हुए हैं, कुछ छोटी मोटी घास में लगे हुए। जब तक इनको समृद्ध तरीके से आप रखेंगे नहीं, पालेंगे पोसेंगे नहीं। देखिए हमारे यहाँ बंगलौर में, शायद मुझे ध्यान पड़ रहा है, तो बंगलौर में एक सिस्टम है, जिस आदमी को मकान बनाने की परमिशन देते हैं उसमें नियम होता है कि आप अपने घर के आंगन में 4 बड़े पेड़ लगाएंगे। तो अगर 4 पेड़ एक घर पे लग रहे हैं तो आप सोचिए कॉलोनी में कितने पेड़ हो जाएंगे। हमारे यहाँ कोई ऐसा प्रोविजन ही नहीं है, क्योंकि ये समझ ही नहीं है, प्लानिंग करने वालों के अंदर ये समझ ही नहीं आती है। ये मेरा कहने का मतलब है कि इसको कंसिडर किया जाना चाहिए। जी जगदीश जी, ठीक है, फिर आपका रुख करूंगी, सीधा रुख करना चाहूंगी डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी जी का। डॉक्टर साहब, अगर बात करें पहले की, तो पहले लोगों की यही चिंता रहती थी, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन अब इस 3 चीज के साथ ये भी मुद्दा एक अहम हो गया और जुड़ गया है लोगों के साथ कि सांस सही से कैसे ले, क्योंकि सांस लेने में प्रदूषण की वजह से काफी परेशानियां आ रही। जी सही कहा आपने। और पहले जैसे रोटी, कपड़ा और मकान था, और अब क्या है कि स्वच्छ हवा, स्वच्छ वायु, स्वच्छ खाना, पेयजल, स्वच्छ पानी, इसी की अभी चिंता लगी हुई है। और इस कारण से ये देखा गया, WHO के द्वारा एक सर्वे भी जो हुई थी, उसमें देखा गया कि डेवलपिंग वर्ल्ड में 80% से ज्यादा जो भी परेशानियां हैं स्वास्थ्य संबंधी, वो या तो विशुद्ध जो पानी नहीं मिल रही है, शुद्ध पानी, पॉल्यूटेड वाटर है, पॉल्यूटेड एयर है, पॉल्यूटेड खाना है, मिक्सचर है, उसमें खाने में मिलावट है। और पोल्यूशन जो एयर का है वो सबसे ज्यादा घातक रूप में होकर के आ रहा है, क्योंकि ये देखी जा रही है कि पिछली बार भी मैंने आपके इस चैनल के माध्यम से बताया था कि छोटे बच्चों में एस्थमा और क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जो छोटे छोटे बच्चों के लंग्स के अंदर की समस्याएं इतनी तेजी से बढ़ी हैं हाल के दिनों में पटना के अंदर, जिसकी कोई तुलना कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और आज के दिन में जब AQI 500 इतना सीवियर कैटेगरी का है, जिसमें कि जो 7 चीजें ले जाती हैं, 7-8 चीजें इंडियन मानक में, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और 10, और ये इतनी छोटी कण होती है जो कि सांस के नली के अंदर जा करके वो आर्टेरियल्स में जाकर के सीधे आर्टरीज में जाकर बहने लगता है, इन्फ्लेमेशन करने लगता है और सूजन करने लगता है। हार्ट में सूजन होने लगती है, हार्ट के धमनियों में सूजन होती है, ब्रेन के अंदर के जो ऑक्सीजन जा रहा है उसमें कमी आने लगती है, विस्कोसिटी बढ़ती है, स्ट्रोक होने लगता है। क्योंकि जो मानक इसमें है एयर क्वालिटी इंडेक्स में, उसमें महत्वपूर्ण मानकों में कार्बन मोनोऑक्साइड है जो ऑक्सीजन को आसानी से रिप्लेस करता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है जो इन्फ्लेमेशन, अगर ब्लड आर्टरी के अंदर में चला जाता है तो बहुत तेजी से इन्फ्लेमेशन करता है, सल्फर डाइऑक्साइड है, उसमें आपका अमोनिया है जिससे तीक्ष्ण महक आती है, गंध आती है। आप देखेंगे पटना के अंदर भी AQI अभी 300+ है, और वातावरण में महक है, हवा में महक है, और उसके साथ साथ लेड है। लेड भी हम लोग के यहाँ मानक में रखा गया AQI में, जो बैटरी से, इससे जितना रिलीज होता है फॉसिल फ्यूल से, लेड की मात्रा आकर के
और ये सभी चीजें हेवी मेटल्स के साथ साथ जो जितनी ऑब्नॉक्सियस गैसेस हैं, ये शरीर के अंदर प्रवेश करके शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं है जिसको कि वो समस्या नहीं दे रहा है। और साथ ही साथ अभी देख रहे हैं कि आप लंग्स कैंसर के रोगियों की संख्या भी बड़ी तेजी से बढ़ी है। और एक स्टडी हुई थी जिसमें ये भी बताया गया कि आप अगर AQI 400 का ले रहे हैं और आप सिगरेट नहीं भी पीते तो 20 सिगरेट का धुआं आप ले रहे हैं और लंग्स में उस तरह के कार्सिनोजन आपके लंग्स के अंदर जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये बात सही आपने कही कि आज के दिन में आम जनता एकदम हाशिए पे आया हुआ है, और सांस भी जैसे हमें अपने क्लिनिक जाना है, घर आना, उसी बीच में 350 एयर क्वालिटी इंडेक्स पटना के अंदर अभी जो हो रहा है, तो उससे सांस लेते हुए जाने में लंबे समय तक 3 महीना यह रहता है करीब करीब, जब वातावरण का चेंजेस होता है, कोल्ड रहता है, ये बहुत लॉन्ग इफेक्ट दे देंगे हेल्थ को। और आज के दिन में ब्रेन स्ट्रोक, अनिद्रा, चिड़चिड़ाहट, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के साथ साथ लंग्स की स्थिति तो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रही है। यंग जनरेशन में आप कहेंगे कि कैसे हार्ट अटैक हो रहा है, उसका कारण भी ये बहुत बड़ा उभर करके आया है प्रदूषण। सांस जब ले रहे हैं और उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जा रही है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जा रही है, पार्टिकुलेट मैटर जा रहे हैं, आर्टरीज को इतना ज्यादा इन्फ्लेम कर रहे हैं कि उसके अंदर में प्लेक्स जमने की संभावनाएं बहुत तेजी से बढ़ी हैं। और अभी हाल में ही इसी पर एक रिसर्च पेपर अभी प्रोड्यूस हुआ था, अभी लंग्स डिजीज पर कॉन्फ्रेंस हुई बाली में, मैं कल परसों लौट के आया हूं। उसमें एक पेपर था चाइना का, उसमें पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और 10 को डायरेक्टली रिलेट किया गया था कि जिसमें कि ट्यूबरकुलोसिस जैसी लंग्स की इंफेक्शन होने की संभावना भी बढ़ा रहा है, क्योंकि लंग्स के जब सेल्स में ये सब जाते हैं पार्टिकुलेट मैटर, उसको इतना इन्फ्लेम करते हैं कि वातावरण में अगर जो लैटेंट टीबी भी बैठा हुआ है वो एक्टिवेट होने की उसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और साथ में कोई भी व्यक्ति यदि खांस रहा है तो उससे तुरंत में दूसरे लंग्स के इन्फेक्शन, बैक्टीरियल या फिर माइक्रोबैक्टीरिया की इन्फेक्शन या नॉन ट्यूबरकुलर माइक्रोबैक्टीरिया की इन्फेक्शन होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ये इन्फेक्शन को भी बढ़ावा दे रहा है। तो इस तरह से कुल मिला जुला करके लंग्स के क्रोनिक प्रॉब्लम, हार्ट के क्रोनिक प्रॉब्लम, ब्रेन के क्रोनिक प्रॉब्लम से लेकर के कैंसर और बहुत गंभीर चुनौतियों को का सामना हमें करना पड़ रहा है। और 3 महीने बहुत लंबा समय होता है जिसमें कि ये लंग्स को अच्छे खासा डैमेज कर दे। जी डॉक्टर साहब, एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें यह भी कहा गया कि भारत में हर साल लगभग 21 लाख लोग प्रदूषण की वजह से अपनी जान गंवाते हैं। जी, ये एकदम सही स्थापित हुआ है। और ये भी है कि ऐसे रिसर्चेस बहुत कम हुए हैं, अगर देखे जाए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉजेज मिला करके, तो कहीं ज्यादा ये इनडायरेक्टली और ज्यादा जान जो जा रही है, प्रीमेच्योर डेथ्स हो रही है, उसका कारण बन रहे हैं। अभी जैसे 400-500 में, अभी दिल्ली में मान लीजिए कि बहुत सारे प्रेग्नेंट लेडीज हैं और वो सांस लेने को बाध्य हैं इस तरह के 500 वाले को, और उनके पेट में जो बच्चा पल रहा है उसके अंदर भी जा रहा है इसी तरह का गैसेस पदार्थ, तो उसमें प्रीमेच्योर बर्थ और चाइल्ड स्टिल बर्थ होने की संभावना भी बढ़ती है। तो उन सब डेथ को भी देखा जाए तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, अब जैसे लंग्स में, हार्ट अटैक में ये कारण पोल्यूशन बहुत बड़ा है, जो कि हार्ट अटैक में वल्नरेबल जो लोग हैं उनको प्रॉब्लम डाल दे। जब AQI 200 से ऊपर होने लगता है, 100 से ऊपर को ही हमें प्रॉब्लम मानने लगते हैं, और 100 से ऊपर में ही, 150 से ऊपर में ही नॉर्मल जो एस्थमेटिक है या जो जिनको लंग्स की प्रॉब्लम, उनको प्रॉब्लम समस्या शुरू हो जाती है। 300-400 के ऊपर तो सामान्य व्यक्ति का लंग्स भी जवाब देने लगता है, और 500 के ऊपर तक कोई भी सामान्य है उसे सांस लेने में तकलीफ होनी शुरू हो जाती है और उसको डैमेज करना शुरू कर देता है। तो जैसे हार्ट का, ब्रेन स्ट्रोक का और आंखों की प्रॉब्लम का, लंग्स का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट का, कैंसर का, सारा कुछ को अगर जोड़ लें तो ये रिपोर्ट और ज्यादा डेथ का कारण बन सकती है। ये पर्यावरण, वायु पर्यावरण। चलिए ठीक है डॉक्टर साहब, फिर आपका रुख करूंगी, सीधा रुख करना चाहूंगी डॉक्टर रमनजीत सिंह जी का। डॉक्टर साहब, अगर बात करें प्रदूषण की, तो स्किन का ख्याल कैसे रखें प्रदूषण पे, जो हमें स्किन कैंसर ना हो, या फिर जो भी एक्ने और जो भी प्रॉब्लम्स आप बता रहे थे उससे हम खुद का ख्याल कैसे रखेंगे? देखिए, पोल्यूशन में तो हमने रहना है, बट इसके साथ साथ हमें अपनी त्वचा का ख्याल रखना तो बहुत ज्यादा अनिवार्य है। उसमें कुछ एक टिप्स हैं, अगर उनका हम ख्याल करते हैं तो काफी हद तक हम अपनी त्वचा को बचाव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। सबसे फोरमोस्ट जो मूल मंत्र है, स्किन को रेगुलर समय पे क्लींस करें।
मतलब उसको साफ रखें, उसको ऊपर जो पोल्यूशन है लेयर उसकी ज्यादा नहीं जमा होने दें। सो क्लिनजिंग सबसे पहले है। नंबर 2 आता है मॉइस्चराइजेशन ऑफ स्किन। जो हम बार बार अपने फेस को क्लिंस कर रहे हैं तो ऊपर की जो डेड लेयर है उसको हम हटा रहे हैं। वो डेड लेयर हटेगी तो वो और भी ज्यादा बाहर के पोल्यूटेंट्स के लिए प्रोन हो जाती है स्किन। सो क्लिनजिंग के बाद में मॉइस्चराइजेशन या हाइड्रेशन जिसे हम बोलते हैं वो करना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ क्योंकि मैंने बताया था पोल्यूशन के साथ अल्ट्रावायलेट रेज भी और ज्यादा मिलके नुकसान करती हैं। सो रेगुलर यूज ऑफ सनस्क्रीन्स हर 3-3.5 घंटे पे लगाएं, ये बहुत ज्यादा अनिवार्य है। प्लस ये इसके अंदर जो इतने ऑक्सीडेंट्स आपको मिल रहे हैं आपकी बॉडी में जा रहे हैं तो उसके लिए नियमित रूप से एंटीऑक्सीडेंट्स आजकल मार्केट में अच्छी अच्छी फॉर्मुलेशंस अवेलेबल है, उनको लें, उनका सेवन करें, खाना खाने के बाद उनको खाएं। प्लस इसके अलावा मास्क, रेगुलर मास्क अगर हम यूज कर रहे हैं तो उससे तो सब लोग जानते ही हैं हमें काफी हद तक प्रोटेक्शन मिल रहा है। प्लस अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करें टाइमली। एक्सफोलिएट मतलब जो ऊपर की लेयर है उसको कट्ठा नहीं होने दें। कट्ठा जितना ज्यादा इकट्ठा होएगी उतने पिंपल्स के चांसेस ज्यादा, उतने झुर्रियों के चांसेस ज्यादा, उतने झाइयों के चांसेस ज्यादा, डिस्क्रोमियाज के चांसेस ज्यादा। तो एक्सफोलिएशन भी समय समय रहते करें। तो इन सब चीजों को अगर हम लोग नियमित रूप से फॉलो करते हैं तो हम काफी हद तक, प्लस ओवरऑल जो एक्सपोज्ड एरिया है जैसे बाजू है, नेक है, कोशिश करें जितना हो सके कॉटन के, लूज कॉटन के कपड़े पहने, फुल स्लीव कपड़े पहने। और इन सब चीजों को अगर ध्यान में रखेंगे तो मेरे हिसाब से काफी हद तक हम अपनी स्किन को सुरक्षित कर सकते हैं। चलिए ठीक है डॉक्टर साहब, सीधा रुख करना चाहूंगी दीवान सिंह जी का। दीवान जी, अगर बात करें दिल्ली एनसीआर की तो यहाँ पर हम खुद को कैसे बचा के रखें, क्योंकि यहाँ पे प्रदूषण का स्तर कैसा है, कितना ज्यादा प्रदूषण है, ये सब जानते हैं। देखिए सबा जी, कल था 1500 से ऊपर और मुंड का एक जगह है वेस्ट दिल्ली में, वहाँ 1591। तो ये अभी डॉक्टर साहब कह ही रहे थे कि 400 से ऊपर तो सामान्य व्यक्ति के लिए जीना मुश्किल है। तो आप 1600 दिल्ली में अगर प्रदूषण है तो मतलब समझिए गैस चैम्बर में हम जी रहे हैं। तो इसे बचाकर रखने का तो सारी चीज डॉक्टर साहब ने बता दी है कि क्या हमें ख्याल रखना चाहिए, पर इसके बावजूद भी आप बच नहीं सकते इसके साइड इफेक्ट से। बहुत खतरनाक है ऐसे में रहना। लेकिन अब हमारे पास चारा क्या, चारा यही है कि अगर सर्दियों के दिन आ रहे हैं और प्रदूषण बढ़ रहा है तो आप दिल्ली छोड़ के या अपने शहर को छोड़ के कहीं दूर दराज किसी गांव में जाइए, शिफ्ट कीजिए, यही एक तरीका है और इसके अलावा तो कोई और तरीका नहीं है। आप बाकी जितने प्रिकॉशंस जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं ये तो मदद करते हैं, पर सारा काम तो नहीं होता इनसे। बहुत ज्यादा प्रदूषण का असर फिर भी बहुत बना रहता है। और दूसरा कि अपने इलाके में हमें अपने शहर की चिंता करनी चाहिए। अगर चिंता है तो हमें डिमांड करना चाहिए कि शहर के अंदर क्या पर्याप्त बफर जोन्स हैं। जैसे आप एक कॉलोनी और दूसरी कॉलोनी के बीच में एक ग्रीन एरिया है नहीं, या जैसे दिल्ली है, एनसीआर के सारे शहर लगातार बसते ही जा रहे हैं, उनके बीच में बफर जोन है ही नहीं। तो नागरिकों का ये बनता है कि ये 3 महीने के बाद 9 महीने भी है, उस 9 महीने में कम से कम वो लड़ाई आप जारी रखिए, संघर्ष रखिए सरकार के साथ कि जी शहर को जिस तरह आप विकसित कर रहे हैं उस तरह ना कीजिए, पर्याप्त बफर जोन दीजिए और शहर का साइज ज्यादा ना बढ़ने दें। और 2 शहरों के बीच में एक पर्याप्त बफर जोन होना चाहिए। जैसे दिल्ली और गाजियाबाद के बीच में पर्याप्त बफर जोन होना चाहिए, पर यहाँ तो बफर है ही नहीं। वही आनंद विहार खत्म हुआ, वहाँ यूपी शुरू हो गया, साहिबाबाद शुरू हो गया। तो हवा को तो कहीं फ्रेश होने का, हवा को कहीं सर्कुलेट होने का मौका ही नहीं मिला कि फ्रेश एयर के साथ सर्कुलेट हो ले। कहीं इन्वेंट्री नहीं है फ्रेश एयर की। बफर जोन का काम ये है कि जब प्रदूषण ज्यादा बढ़ जाता है शहर में आसपास में, तो बफर जोन की जो हवा होती है उसके अंदर स्टोरेज इन्वेंट्री होती है फ्रेश एयर की, क्लीन एयर की, वो तुरंत उस पॉल्यूटेड एयर को मिल जाती है और आपस में इंटरचेंज हो जाती है, जिससे कि डाइल्यूशन हो जाता है। लेकिन जब आपका बफर जोन नहीं होगा तो डाइल्यूशन नहीं होगा। अब ये सब बातें तो हैं कि किस तरह आप पॉल्यूटेड एयर को डिस्पर्स करने की। लेकिन प्रोडक्शन की जब तक बात आती है तो प्रोडक्शन में जैसे जगदीश शर्मा जी ने भी कही थी और बाकी पैनलिस्ट भी एग्री करते हैं कि शहरीकरण जो जिस हद तक बढ़ रहा है और उसके अंदर निहित है कि इतनी गाड़ियां बढ़नी है। शहरीकरण का मतलब ही गाड़ियां बढ़नी है।
तो इनको कैसे कंट्रोल किया जाए? इनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो शहर को कॉम्पैक्ट रखेंगे तो आपको प्राइवेट व्हीकल्स की कम ज़रूरत पड़ती है। शहर को जैसे ही विस्तार करते हैं तो प्राइवेट व्हीकल्स की उतनी ज़रूरत आपकी बढ़ जाती है। वो एक्सपोनेंशियली, यानी कि शहर दुगुना बढ़ा तो आपकी ज़रूरत 4 गुना बढ़ती है। बिल्कुल। ये समझिए आप, उस प्रोपोर्शन नहीं बढ़ती, उससे कहीं ज़्यादा। तो जैसे बीजिंग में इन्होंने छठा रिंग रोड बनाया था, ये तो अपने शहर का विस्तार करते जा रहे थे। तो छठा रिंग रोड उन्होंने देखा कि छठे रिंग रोड के आसपास जितने लोग बसे हैं वे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज नहीं कर पा रहे। कितनी ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट दे दें, वो यूज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफी नहीं रहती है, वो सिर्फ एक कम्पैक्ट सिटी में कामयाब होती है। तो जब शहर बहुत बड़ा हो जाता है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेल हो जाती है। इतने रूटों की परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाना कि हर व्यक्ति तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट पहुंच जाए फैले हुए शहर में, वो लगभग इम्पॉसिबल है। इसलिए उन्होंने यह देखकर छठा रिंग रोड को क्लोज करना पड़ा था कि ये तो गलत हो गया हमसे, लोग बहुत शहर का विस्तार हो गया जिसके कारण के हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, प्राइवेट व्हीकल्स बढ़ गए। तो मैं ये उदाहरण इसलिए दिया है कि ताकि हम सब समझ पाए कि शहरों को कम्पैक्ट रखना बहुत जरूरी है, उनको ज्यादा ना बढ़ाइए। कि ये ऐसा नहीं है कि आसपास जमीन पड़ी है गाँव की तो घूम लो और जहां नजर जाए वहीं शहर बना दो, ये गलत है। तो ये सारी चीजें हम नागरिकों को कोशिश करनी चाहिए, समझ आनी चाहिए, क्योंकि सरकार कभी भी कोशिश नहीं करता, उससे नी जर्क रिएक्शन दिखाती है। सर्दियां आई तो सरकार बात करने लग जाएगी। आप मीडिया वालों के लिए तो टॉपिक है तो आप तो करेंगे और अच्छी बात है आप लोग करते हैं, लेकिन बाकी 9 महीने तो कोई नहीं करता है। तो इसलिए हम नागरिकों को और हम जितने लोग सुन रहे हैं, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि पूरे साल इस मुद्दे को उठाए रखें और पॉल्यूशन का जो टोटल प्रोडक्शन है हमें उस पर कंसंट्रेट करना पड़ेगा। क्योंकि सर्दियों में जब हम बात करते हैं, हम इसके डिस्पर्सल की बात करें कि इकट्ठा क्यों हो गया जी, इसको डिस्पर्स करो। हमें कंसर्न हो जाए प्रोडक्शन, पोल्यूशन इतना प्रोड्यूस क्यों हो रहा है शहर के अंदर। गर्मियों में तो 150 है, सर्दियों में 300 है। क्या है, सर्दियों में 300 होता है तब हमें चिंता हो जाती है क्योंकि वो हमें नुकसान पहुंचा है, लेकिन पूरे 9 महीने गर्मियों में तो हम उसको बढ़ने दे रहे हैं, फिर सर्दियों में उसको भुगतते हैं। तो हमें पूरे साल एक्टिव रहना पड़ेगा सबको। चलिए दीवान जी, ठीक है, फिर आपका रुख करूंगी, सीधा रुख करना चाहूंगी डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी जी का। डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए इधर के कुछ शहरों की, दिल्ली एनसीआर की, या कुछ शहरों की, जैसे अभी हमारे स्क्रीन पे भी चल रहा था, वो अभी के आंकड़े थे, मेरठ में, नोएडा में, हापुड़ में, इन सब जगहों में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ चुका है। तो जो यहाँ के लोग हैं उनके पास क्या उपाय बचता है? क्या अब जब प्रदूषण बढ़ जाए तो वो दिल्ली छोड़कर कहीं और जाएं? ये नौबत आ जाएगी अब, क्योंकि ये पॉसिबल भी तो नहीं है। जी देखिए, इसमें 2-3 उपाय करने आवश्यक है। इंडिविजुअल लेवल पर जो लोग अभी रह रहे हैं वो कैसे अपने को अभी बेहतर रख पाए, उसमें 3-4 बातों पर ध्यान देगा। व्यक्तिगत स्तर पर सबसे पहले तो मास्क लगा करके निकले, जिसे N95 मास्क के क्या हुआ कि बहुत सारे पार्टिकुलेट मैटर्स जो है, पीपीएम है 2.5 10, वो सबसे बचाव हो पाएगी थोड़ी बहुत। दूसरी चीज है कि अपने घर के अंदर में एयर प्यूरिफायर लगा करके रखें। जब तक आप सो रहे हैं तब तक कम से कम हेपा फिल्टर से थोड़ा सा बेहतर आपको हवा वायु मिल पाएगा। तीसरी चीज है, घर के अंदर में अपने इंडोर प्लांट्स लगा करके रखें जो थोड़ा ऑक्सीजन जनरेट करते हैं रात में, उस तरह के प्लांट्स, इंडोर प्लांट्स लगा करके जरूर रखें। चौथी चीज है कि हर एक व्यक्ति एक पेड़ लगाने की कोशिश करे और अपने न्यूट्रिशन पर विशेष ध्यान रखें। अभी जैसे एंटीऑक्सीडेंट, पर्याप्त मात्रा में पानी और एंटीऑक्सीडेंट जूस और इस तरह के हरी सब्जियां जिसमें कि ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, उस तरह की चीजों का सेवन करें जो कि ऑब्नॉक्शियस या फिर फ्री रेडिकल्स जो निकलते हैं, जो टॉक्सिक पदार्थ निकलते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करेगा और थोड़ा हेल्दी लंग्स को इफेक्ट देंगे। तो ये सब इंडिविजुअली आपको करने की आवश्यकता होगी और इसके साथ साथ कलेक्टिवली जहां बहुत हाई अभी चल रहा है वहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपाय करना आवश्यक होगा। और जब एक्सरसाइज करना है या घर के अंदर कोई कार्डियक पेशेंट्स हैं, ये है, वो लोग को एक्सरसाइज जरूरी होती है, तो अर्ली मॉर्निंग बाहर नहीं निकले जबकि बहुत ज्यादा पोल्यूशन का लेवल है, और इंडोर में ही करें जहाँ की पोल्यूशन कम है, वहां पर एक्सरसाइज करें। बहुत ज्यादा पोल्यूशन में बहुत ज्यादा विग्रेस एक्सरसाइज करना नुकसानदेह होगा अभी। और ये सब इंडिविजुअल स्तर पर अभी प्रयास करने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ ये ध्यान रखना कि बुनियादी स्तर पर जो जिस कारण से हम अभी ये प्रॉब्लम आ रही है, वो एक है जनसंख्या का घनत्व। इतना ज्यादा जनसंख्या का घनत्व है कि आप उसमें रहने को घर बन रहा है, कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं, उसमें व्हीकल्स चाहिए,
तो जनसंख्या का नियंत्रण भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे पॉपुलेशन जितनी कैरिंग कैपेसिटी जमीन की है, जितने एरिया की है, उससे कई गुना ज्यादा लोग अब हैं। अब जो धारावी बॉम्बे में है, वहां का पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वर्ल्ड का हाईएस्ट डेंसिटी है। हर एक घर, हर एक व्यक्ति एक से दूसरे में सटा हुआ, तो कहीं भी धुआं उठ रहा है, खाना बनना है, गैस से ही बन रही है, गाड़ी चल रही है, उस इतने लोग रह रहे हैं, उसमें फैक्ट्री बनेगी, सबके लिए कपड़े चाहिए हैं। तो जितना पॉपुलर आप देखेंगे कि जहां भी कोई भी अस्पताल बनता है वो ओवरफ्लो हो रहा है। सरकारी अस्पताल है, उसमें पेशेंट्स रहने की जगह नहीं बच रही है। कैंसर अस्पताल है वो पूरी तरह से भरे हुए हैं। HIV एड्स का ART सेंटर है वो पूरी खचाखच भरी हुई है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज्यादा हमारे यहाँ हो गई है, जिससे कि इसे कंट्रोल पे करना, लॉन्ग टर्म के लिए इसको प्लान करना बहुत आवश्यक होगा। और सैटेलाइट सिटीज जैसे हैं और जो रूरल एरिया है उसको डेवलप करना जरूरी है, उसको लुक्रेटिव एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बनाना जरूरी होगा, जिसमें कि पलायन बेतहाशा जो शहर की हो रही है, हर एक आज गांव का नौजवान चाह रहा है कि हम शहर चले आए, शहर का नौजवान चाह रहा है कि हम अमेरिका चले जाएं। तो हर एक जगह जो बेतहाशा पलायन है उसे भी रोकना आवश्यक होगा। डॉक्टर साहब, अगर बात करें, जैसे कि आप एक्सरसाइज की बात कर रहे थे, तो इस समय में मॉर्निंग वॉक नहीं करना चाहिए, बस उससे लोगों को परहेज करना चाहिए थोड़ा प्रदूषण को देखते हुए, या फिर जो हम अपने घर में एक्सरसाइज करते हैं या बहुत लोग जिम जाते हैं, वहां भी हमें एक्सरसाइज में कंट्रोल रखना चाहिए इस वक्त? देखिए, जब एक लेवल बहुत ज्यादा है, जिस कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो आपका ओजोन है, O3 लेवल है, या फिर अमोनिया का लेवल है, जो हमारे यहाँ AQI के लिए मानक है, वो सब पार्टिकुलेट मैटर्स की जो PM 2.5 या 10 है, बहुत ज्यादा है। तो वहां तो कतई नहीं निकलना है, कतई एक्सरसाइज नहीं करनी है, क्योंकि लंग्स को डबल इम्पैक्ट, ट्रिपल इम्पैक्ट से डैमेज करने का क्षमता वो सब रखता है। तो घर के अंदर जब पोल्यूशन सुबह में और शाम में जब ठंडा हवा रहता है तो उस समय बहुत ज्यादा रहती है, तो इसको छोड़ करके दोपहर में जब आपके घर के अंदर का AQI लेवल आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा बेहतर है, तो उसके अंदर आप एक्सरसाइज अपना मेंटेन रखें, करें। और साथ ही साथ लिक्विड डाइट, लॉट्स ऑफ फ्लूइड जितना पाए, इस तरह की चीजें हैं, सूप है, उस तरह ग्रीन वेजिटेबल्स है, उसका सेवन करें, जिससे कि लंग्स के सेल्स को जितना डैमेज कर रहा है जो फ्री रेडिकल्स और जो इस तरह की गैस है, उसको थोड़ा हद तक मिनिमाइज करने की कोशिश करे वो। और अपना जो व्यायाम होता है, जो योगा होते हैं, वो करे जरूर से, जिससे कि लंग्स थोड़ा हेल्दी रहे आपका। जी, ठीक है। डॉक्टर साहब, आप पटना से हैं, तो दिल्ली NCR के साथ साथ पटना के भी हालात जानना चाहेंगे हम प्रदूषण पे, वहां की क्या हाल है अभी? जी, पटना की भी बहुत बुरी स्थिति है, और हम लोग भी बहुत सीवियर कैटेगरी में 300 प्लस लगातार चल रहा है अभी। और अभी भी हमारी घड़ी में ये बता रहा है 318, और ये भी बहुत सीवियर कैटेगरी ही है 318। और हम लोग जब ऑफिस जाते हैं, आते हैं, आंखों में जलन महसूस करते हैं, और जो हवा है उसमें महक रहती है, तीक्ष्ण महक महसूस करते हैं। और इनडायरेक्टली जो लोग को लंग्स थोड़ा भी हल्का कॉम्प्रोमाइज है, मीन्स कि जिन्हें TB की शिकायत हुई है, ब्रोंकिएक्टेसिस है, लंग्स डैमेज है, या एस्थमा है, या COPD है, पहले से कोई एग्जिस्टिंग कंडीशन है, या छोटे बच्चे या एल्डरली हैं, उनको सांस में थोड़ी परेशानी भी यहाँ देखी जा रही है। तो पटना की स्थिति अभी अच्छी नहीं है। चलिए डॉक्टर साहब, ठीक है, सीधा रुख करना चाहूंगी डॉक्टर रमनजीत सिंह जी का। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने प्रिकॉशंस बताए कि हमें क्लींजिंग करनी चाहिए, मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए, इसके साथ साथ हम अपने डाइट में क्या शामिल करें जो हम अपने स्किन को बचा के रख सके? क्योंकि ये सब चीजें तो सेकेंडरी हो गई। फर्स्ट तो हम अपने ऊपर भी, मतलब अगर बोलते हैं ना, इनर ग्लो होगा तो वो आपके चेहरे पे दिख जाएगा। देखिए, डाइट जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो पोल्यूशन से बचने के लिए, जैसे, और प्लस इवन जैसे हमारे पास कई पेशेंट्स आते हैं जो कि बहुत ज्यादा धूम्रपान करते हैं, स्मोकिंग बहुत करते हैं, तो ऐसे ही ऑक्सीडेंट्स स्मोक से, सिगरेट स्मोक से पैदा होते हैं, जैसे कि ऑक्सीडेंट्स अभी आजकल पोल्यूशन से पैदा हो रहे हैं। सो इनके लिए हम लोग एंटीऑक्सीडेंट्स एडवाइस करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स बेसिकली
एक तरह के विटामिन हैं जो कि विटामिन ए, सी और ई का कॉम्बिनेशन होता है। विटामिन ए जो होता है वो स्किन की रिजुविनेशन के लिए, स्किन को नया बनाने के लिए हेल्प करता है। विटामिन सी ऐसे ही जैसे लंग इन्फेक्शंस वगैरह में तो बहुत मेजर रोल है, प्लस स्किन के अंदर भी उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। वो पिगमेंटेशन कम करता है, स्किन को लाइटन करता है, स्किन को क्लियर करने में हेल्प करता है। और ऐसे ही विटामिन ई है, ई भी जो स्किन के जो सेल्स हैं उनको रिप्लेनिश करता है, उनको मल्टीप्लाई करने में मदद करता है। और नीचे का कोलेजन और इलास्टिन जो कि स्किन को होल्ड कर रहा है, जो कि स्किन को यूथफुल बना रहा है, टाइटन कर रहा है, उसमें हेल्प करता है। सो बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये खाने पीने की बहुत सी चीजों में होता है, जैसे फ्रेश जूसेस में हम लोग ऑरेंज जूस ले, मौसमी जूस ले, इनमें दे आर ऑल फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। एप्पल्स जो है ये भी बहुत अच्छे हैं, मतलब जो फ्रेश फ्रूट्स देखे गए, इवन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये सब अगर हम डाइट में सेवन करते हैं तो हम मतलब स्किन को अच्छा तो नहीं बना सकते हैं, बट एटलीस्ट कुछ हद तक हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि पोल्यूशन का इफेक्ट कम हो। ऐसे ही हम लोग एडवाइस करते हैं ज्यादा हाइड्रेशन, पानी खूब पिए। हाइड्रेट करेंगे तो स्किन को अलग से एक मतलब एक लेवल वो करेगा जिसमें कि नुकसान कम हो सकता है। प्लस जंक फूड कम से कम खाएं, शराब का अगर सेवन कर रहे हैं वो कम करें। तो ये सब चीजें अगर हम वो करते हैं, दिमाग में रखते हैं, तो आई फील हम लोग काफी हद तक अपनी स्किन को बचा सकते हैं। प्लस मैंने बाकी बताया आपको, रेगुलर क्लिनजिंग, मॉइस्चराइजेशन, हाइड्रेशन और सनस्क्रीन, तो वो तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ही है डेली स्किन रूटीन का पोल्यूशन से बचने के लिए। चलिए ठीक है डॉक्टर साहब, सीधा रुख करना चाहूंगी जगदीश शर्मा जी का। जगदीश जी अगर बात करें तो कुछ लोगों को पता होता है प्रदूषण के बारे में, जैसे हम लोगों को पता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे आसपास जिन्हें प्रदूषण के बारे में पता नहीं है। एटलीस्ट हम अभी भी बात कर रहे हैं प्रदूषण की, ये 3 महीने में जब प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस समय में भी उनको प्रदूषण के बारे में उतनी जानकारी नहीं है। तो क्या उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, जागरूकता कैसे फैलाया जाए ताकि हमारे साथ साथ वो भी प्रदूषण से बच सके? सभा में ऐसी बात है कि इस प्रदूषण से बचने या उसकी चपेट में आने, इन दोनों ही मामलों में एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है। अगर हम एजुकेट करेंगे लोगों को, बच्चों को शुरू से ही इस बारे में जागरूक करेंगे, उनको बताएंगे कि किस तरह से प्रदूषण फैलता है, क्यों फैलता है, और इससे रुकने के या रोकने के इसके क्या रास्ते हो सकते हैं, तो उसका बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन जिस तबके की आप बात कर रही हैं, वो तबका न तो प्रदूषण फैला रहा है, उसके पास ज्यादा प्रदूषण फैलाने की गुंजाइश नहीं है। कभी कभार कूड़ा जला दिया तो बस वही एक सोर्स है, न तो वो गाड़ी चला रहा है, न उनके घर से कोई प्रदूषण हो रहा है, न एसी चल रहे हैं उनके यहाँ। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो तो हाई सतह पर जाकर बनने शुरू होती है। जैसे ही आदमी अपर मिडिल क्लास को क्रॉस करता है, अपर मिडिल आता है, तो प्रदूषण फैलाने की कैपेसिटी रखना शुरू कर देता है। मैं मान लो गाड़ी दिन भर चलाता हूँ, कार अपनी सड़क पर, बीइंग ए जर्नलिस्ट मैं घूमता फिरता भी हूँ शहर में, जगह जगह मुझे आना जाना पड़ता है, तो मैं अपनी कार से कितना प्रदूषण, मैंने इसीलिए अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल लिया है, अपनी पुरानी पेट्रोल की गाड़ी को हटाया है। डीजल की तो और भी बुरी हालत है, डीजल को तो सबसे पहले रोकते हैं पॉल्यूशन को कंट्रोल करने वाले। तो ये आपको समझाना पड़ेगा। देखिए मैं जिस शुरू में जब बात कर रहा था कि आप पॉलिसी लेवल पर जब तक चीजें तय नहीं करेंगे तब तक प्रदूषण को ऐसे कैसे रोक लेंगे। दिल्ली गवर्नमेंट ने डिसीजन किया कि हमारे यहाँ पर, मतलब वो सोच रही थी कि हमारे यहाँ प्रदूषण हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और पंजाब से आ रहा है। पंजाब में तो अब उनकी गवर्नमेंट है, फिर भी सबसे ज्यादा पंजाब से ही आ रहा है। क्यों नहीं रोकती आप पार्टी इस बात को? और दिल्ली में चिल्लाते हैं, दिल्ली में अपने मतलब अपने आप को जो है वो ऐसे खड़ा कर लेते हैं कि हम तो लाचार हैं इस मामले में। अगर सरकार ही लाचारिता दिखाएगी तो फिर कौन खड़ा होगा प्रदूषण को रोकने के लिए? सरकार अपने आप को लाचार कैसे खड़ा कर सकती है? सरकार को तो काम करना ही पड़ेगा।
कभी कभी जो है वो वाटर कैनन से जो है ये फैलाते हैं, ब्रशिंग करते हैं, बुटिंग करते हैं रोड्स पर जाकर, ताकि प्रदूषण के कणों को थोड़ा बैठाया जा सके, थोड़ा डाउन किया जा सके। लेकिन वो इतने बड़े दिल्ली जैसा शहर या बॉम्बे जैसा या जयपुर जैसा या नोएडा, लखनऊ, ये पटना, ये जो है कैसे कंट्रोल हो सकता है ऐसी छोटी छोटी चीजों से? इनके लिए वही बात मैं कह रहा हूँ वापस कि आपको पॉलिसी लेवल पर काम करना शुरू करना चाहिए। अब तो कम से अब तो बहुत लेट हो गया है। अब तो आपके बड़े बड़े शहर जो है वैसे ही गैस चैम्बर बन गए, पोल्यूटेड गैस चैम्बर बन गए हैं। अभी भी अगर आप नहीं कोई स्टेप्स उठाते, जैसा कि दीवान जी बता रहे थे, भाई 2 कॉलोनियों के बीच में आप एक ग्रीन बेल्ट क्यों नहीं डालते? कौन मना करता है? लेकिन गवर्नमेंट तो इसमें लगी होती है कि हम एक एक इंच जमीन का पैसा उगा लें। उसका पैसा लगता है ये उनको। जमीन अवेलेबल है, हर स्टेट के पास अपनी जमीन है, हर शहर के पास अपनी जमीन है, उस जमीन को बेचने में लगे हुए हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि जमीन पे इस तरीके से आपने डब्बों के तरीके से शहर के मकानों को खड़ा कर दिया है, फ्लैट्स बना दिए हैं। ये आखिर इतने लोग बैठकर जो सांस भी लेंगे, मान लीजिए सांस भी लेते हैं, तो वो कैसे लेंगे? उनको कैसी सांस मिलेगी? अगर पोल्यूशन होगा तो वो किस तरीके से इंजेक्ट करेंगे अपने अंदर? और फिर बीमारियों के बारे में तो इतनी डिटेल में डॉक्टर साहब ने बता ही दिया है। चलिए ठीक है, ठीक है जगदीश जी, समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी बहुत धन्यवाद आपका। दरअसल अगर बात करें दिल्ली एनसीआर की, तो यहाँ पे प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, हवा जहरीली होती जा रही है, बल्कि दिल्ली के साथ साथ देश के कई कोने में प्रदूषण बढ़ रहा है। ऐसे में खुद का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। तो उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को जो भी डॉक्टर्स ने राय दी वो उनके लिए कारगर साबित हो। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 यूपी उत्तराखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगी तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय हमें कमेंट करके भी जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।